everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic human resource evaluation. So let's start. First of all, what is the meaning of human resource evaluation? Human resource evaluation is defined as the procedure and the process that measure, evaluate and communicate the value added of HRM practices to the organization. So human resource evaluation क्या है एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन किस चीज को मेजर करती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के काम करने वाले वर्कर्स ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो एचआर काम करती है उसने हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी वैल्यू डाली है, कितनी वैल्यू उसके अंदर क्रिएट की है, ऐड की है, उसी को हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स इवैल्यूएशन। जैसे नेम ही सजेस्ट कर रहा है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स है यानी कि जो वर्कर्स काम करते हैं, पर्सन्स काम करते हैं, उनको इवैल्यूएट करना, उनको स्टडी करना कि जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स है उसने आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी वैल्यू ऐड की है, उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस टू डिटरमाइन द वर्थ और वैल्यू ऑफ समथिंग, कि किसी भी चीज की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए, वर्थ को, इंपॉर्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए आप क्या करते हो, इवैल्यूएशन करते हो। तो ह्यूमन रिसोर्स इवैल्यूएशन क्या हुआ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स की कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, कितनी वैल्यू वो क्रिएट कर रहे हैं, उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो प्रोसीजर या प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स इवैल्यूएशन। HR evaluation is highly important process for the organization to undertake. If it is done correctly, it will reward the employees for performing well and tell them who are not doing good. इसका मतलब क्या है कि अगर ह्यूमन रिसोर्स इवैल्यूएशन एक ऑर्गेनाइजेशन में होगा तो हम क्या कर सकेंगे, अपनी HR की स्टडी कर सकेंगे, उसे इवैल्यूएट कर सकेंगे कि कितना वो वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर पाएंगे, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं जो एक्चुअल में वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं उनको क्या कर सकेंगे, रिवॉर्ड दे सकेंगे, उनको मोटिवेट कर सकेंगे। और ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, करेक्टिव एक्शन के लिए गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से वो भी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू क्रिएट करें। नाउ पर्पस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इवैल्यूएशन, की ह्यूमन रिसोर्स इवैल्यूएशन क्यों किया जाता है, टू डिटरमाइन वेदर प्रोग्राम इज अकम्प्लिशिंग इट्स ऑब्जेक्टिव, कि क्या जो हमारा HR है वो अपने ऑब्जेक्टिव को अच्छे से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या वो अपना काम अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट गोल अचीव कर सकें। तो अगर हमारा ये आइडेंटिफाई हम करना चाहते हैं कि क्या हमारा जो HR है वो हमारी ऑब्जेक्टिव में कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, HR इवैल्यूएशन करना पड़ता है, क्योंकि ये हमें क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि क्या हम अपने ऑब्जेक्टिव को इन चीज़ों से अकम्प्लिश कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ HR प्रोसेस, क्योंकि हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स का इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो हमें पता चल जाता है कि जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, किस एरिया पे हमारी ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छा वर्क कर रही है और कौन सा वो एरिया है जहाँ पे वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। टू कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन HR प्रोग्राम, ये पता लगाने के लिए कि HR कितना हमारे ROI में कंट्रीब्यूट कर रही है, कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे लिए HR लेके आ रही है, ताकि हम ये रिलेटिवली डिटरमाइन कर सकें कि बाकी फंक्शंस के अकॉर्डिंगली, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, जो बाकी फंक्शंस हैं उनके अकॉर्डिंगली हमारे लिए HR कितनी इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए भी आप क्या करते हो, ह्यूमन रिसोर्स का इवैल्यूएशन करते हो। देन टू गेट द आइडिया टू असिस्ट इन मार्केटिंग फ्यूचर प्रोग्राम, कि फ्यूचर के प्रोग्राम बनाने के लिए भी आप क्या करते हो, HR का इवैल्यूएशन करते हो। जैसे आपने HR का इवैल्यूएशन किया, उससे आपको पता चल गया कि HR जो है वो हमारी लैग कर रही है, जो हमने उनसे एक्सपेक्ट किया था वैसा काम वो नहीं कर रही, हमारे ऑब्जेक्टिव में उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही। तो आगे की जो भी हमारी फ्यूचर प्लानिंग होगी वो हम इसके बेस पे बेटर कर सकेंगे। अगर आपको ये पता चल जाता है कि कोई कमी है तो आप आगे की प्लानिंग उसको ध्यान में रखते हुए, उसे कंसीडर करते हुए कर सकते हो। बट अगर आप इवैल्यूएट ही नहीं करोगे, अगर आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ आप लैग कर रहे हो, तो आपकी फ्यूचर प्लानिंग में क्या होगी, इनएक्यूरेसी होगी। तो ये फ्यूचर प्रोग्राम को डिजाइन करने में हेल्प करती है, इफ टू डिटरमाइन इफ द प्रोग्राम वाज एप्रोप्रिएट और नॉट, और जो हमने HR के रिगार्डिंग प्रोग्राम बनाया था क्या वो एप्रोप्रिएट था या नहीं, इस चीज को भी ये डिटरमाइन करती है। क्योंकि अगर वो एप्रोप्रिएट होगा तो वो वैल्यू क्रिएट करती हुई होगी, वो वैल्यू ऐड कर रही होगी। इवैल्यूएशन का रिजल्ट क्या आएगा कि HR वैल्यू ऐड कर रही है, बट अगर HR वैल्यू ऐड नहीं कर रही है इसका मतलब जो हमने प्रोग्राम बना रखा था वो एप्रोप्रिएट नहीं था।
नाउ लिंकेज बिटवीन HRM एंड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, क्योंकि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, HR इवेल्युएशन। HR इवेल्युएशन का मतलब क्या है, ये देखना कि क्या हमारी HR वैल्यू क्रिएट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या नहीं, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन की गोल के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है या नहीं। तो वही तो इसका मतलब हुआ ना कि एक तरीके से इवेल्युएशन में हम यही देखते हैं कि जो हमारा लिंकेज है वो उसे अच्छे से परफॉर्म कर रही है या नहीं। तो क्या लिंक होता है HRM का और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस का, तो लिंकेज हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये है HRM की एक्टिविटीज। HRM की एक्टिविटीज में क्या क्या आ जाता है, जैसे सिलेक्शन है, रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग है, कंपेंसेशन है, ये रेम्यूनरेशन है, ये सब जो है डेवलपमेंट, ये सब हमारी क्या है, HR की एक्टिविटीज। जिस तरीके से HR काम करेगी उसी तरीके से उसका क्या आएगा, आउटकम आएगा, यानी कि जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो उसकी एक्टिविटीज के बेस पे आएगा। जैसे जो काम हम करते हैं, जितनी देर आप स्टडी करते हो उसके बेस पे आपके मार्क्स आते हैं। अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी होती है तो आपके मार्क्स आते हैं। सिमिलरली अगर HR एक्टिविटीज अच्छे से परफॉर्म करेंगी तो उनका आउटकम भी अच्छा आएगा, और अगर HR का आउटकम अच्छा है तो वो किस चीज के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, ओवरऑल फर्म के आउटकम के अंदर। क्योंकि अगर हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अगर ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है तो ये किससे मिलकर बनी है, HR इसके अंदर होता है, फाइनेंस इसके अंदर होता है, देन मार्केटिंग है एंड प्रोडक्शन है। ये जो सारी चीजें हैं, HR जो स्पेसिफिकली HR के साथ डील करती है, बट HR वर्क तो हर जगह करती है ना, पर्सन वर्क हर जगह करते हैं, इसलिए HR हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स हर फंक्शन में होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन का काम सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना होता है, बट बाकी फंक्शंस जो है, चाहे वो फाइनेंस का हो, मार्केटिंग का हो, प्रोडक्शन का हो, परचेज का हो, हर फंक्शन में ह्यूमन रिसोर्स काम करती है। तो जो HRM का आउटकम आएगा उससे हमारी क्या होगी, फर्म की परफॉर्मेंस डिटरमाइन की जाएगी। इसका मतलब क्या है, देयर इज अ लिंक बिटवीन HRM एंड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। जैसी HR की एक्टिविटीज होंगी वैसा ही उनका आउटकम आएगा, और जितना बेटर उनका आउटकम आएगा उतनी ही बेटर क्या होगी, फर्म की परफॉर्मेंसेज होंगी। इन तीनों चीजों को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे फैक्टर अफेक्ट ना करते हो, हर जगह कोई ना कोई फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते रहते हैं। और वो फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं, कंटीजेंसी एंड कंट्रोल वेरिएबल। इसे आप अनकंट्रोलेबल वेरिएबल भी बोल सकते हो, और ये कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल जो एक ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में होते हैं, जैसे वो अपनी पॉलिसीज हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, मिशन है, गोल है, जिसे वो चेंज कर सकते हैं। बट कंटीजेंसी की इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर कैसे हैं जो उनके हाथ में नहीं होते, तो ये फैक्टर HRM की एक्टिविटीज को भी अफेक्ट करते हैं, HRM के आउटकम्स को भी अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से फर्म की परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होती है। सो ये हमारा क्या है कि किस तरीके से लिंक करती है हमारी HRM की एक्टिविटीज आउटकम एंड परफॉर्मेंस ऑफ फर्म। ये हमारे क्या हो गया, वो डायग्राम हो गया कि जैसे HRM की एक्टिविटीज होंगी उसी तरीके से आउटकम होंगे, और उसी तरीके से फर्म परफॉर्मेंस होगी। ये जो रिवर्स कैजुअलिटी है ना, ये क्या बताती है, कई बार फर्म की परफॉर्मेंस क्या करती है, HRM की एक्टिविटीज को डिफाइन कर देती है। क्योंकि अभी तक जो साइकिल हमने देखी उसके हिसाब से क्या है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो तीनों चीजों को अफेक्ट करते हैं, बट HRM एक्टिविटीज जो मेन है जिसकी वजह से HRM का आउटकम आता है, वही फर्म की परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करती है। बट कुछ रिवर्स कैजुअलिटी के केस में क्या होता है, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि अगर फर्म की परफॉर्मेंस अच्छी होती है ना, जैसी फर्म की परफॉर्मेंस होती है वैसी ही HR की एक्टिविटीज होगी। एक फर्म जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो वहां पे HR की एक्टिविटीज भी अच्छी परफॉर्म की जाएंगी, उन पे और ज्यादा कंसर्न किया जाएगा। और एक फर्म जो बाकी एरियाज में अच्छा नहीं कर रही तो उसकी HR की एक्टिविटीज भी टू द मार्क नहीं होंगी। देन HR शेयर होल्डर एंड वैल्यू रिलेशनशिप, ये क्या बताता है, मॉडल ऑफ HR शेयर होल्डर वैल्यू रिलेशनशिप की HR किस तरीके से मार्केट वैल्यू क्रिएट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए HR की मार्केट वैल्यू कैसे क्रिएट करता है कि सबसे पहले बिजनेस एंड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव, यानी कि आप अपना बिजनेस में जो भी करना चाहते हो उसे स्टार्ट करते हो, देन उसके लिए आपकी कोई ना कोई HRM की आपको जरूरत होती है, बिकॉज बिना पर्सन के काम नहीं हो सकता। आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए ही चाहिए, हर फंक्शन में हर जगह ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ह्यूमन रिसोर्स जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डिजाइन होगी तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी, उनकी स्किल्स, मोटिवेशन, जॉब डिजाइन एंड जो वर्क स्ट्रक्चर, ये चारों चीजें उसको क्या करेंगी, अफेक्ट करेंगी उनकी वर्किंग को। क्या कि उनके अंदर क्या स्किल्स हैं, जितनी ज्यादा अच्छी कॉग्निटिव, टेक्निकल, रिलेशनल स्किल होंगी उतना ही ज्यादा बेटर वो परफॉर्म करेंगे। कितने ज्यादा वो मोटिवेटेड है, क्योंकि मोटिवेशन का हमने क्या देखा था कि वर्कर की जो स्किल है इनटू में मोटिवेशन, उससे उनकी परफॉर्मेंस पूरी डिटरमाइन होती है। इसलिए मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनकी क्या स्किल्स है, क्या मोटिवेशन है, क्या वर्क का स्ट्रक्चर है और क्या डिजाइन है, वो अफेक्ट करता है किस चीज को, उनकी प्रोडक्टिविटी को, कि कितनी प्रोडक्शन वो करेंगे, कितना आउटपुट वो लेके आएंगे, कितना क्रिएटिव एंड इनोवेटिव वो वर्क करेंगे एंड कितना एफर्ट वो डालेंगे।
तो सबसे पहले बिजनेस और स्ट्रेटजी आपने क्या बना रखी है, उसके बेस पे आप अपने एचआर को डिजाइन करते हो। एचआर डिजाइन करने के बाद कौन कौन सी चीजें उनकी वर्किंग को अफेक्ट करती हैं, स्किल, मोटिवेशन, डिजाइन एंड जॉब का स्ट्रक्चर। तो वो किस चीज को अफेक्ट कर रही है कि कितनी प्रोडक्टिविटी उनकी होगी, कितनी क्रिएटिविटी एंड एफर्ट। जितनी ज्यादा बेटर प्रोडक्टिविटी होगी उतनी ही ज्यादा आपकी क्या आएगी, बेटर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस होगी, यानी कि उतना ही ज्यादा आप अपने ऑपरेशंस को अच्छे से परफॉर्म कर सकोगे। अगर आप अपने डे टू डे ऑपरेशंस को अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो तो फर्म की क्या होगी, ग्रोथ होगी एंड प्रॉफिट क्रिएट होगा। जितनी ज्यादा एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ अर्न करती है, प्रॉफिट अर्न करती है, उतनी ज्यादा उसकी क्या होती है, मार्केट वैल्यू इंक्रीज होती है। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी एचआर क्या करती है, मार्केट वैल्यू भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिएट करती है, क्योंकि बिजनेस स्ट्रेटेजीज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपनी एचआर का सिस्टम बनाते हैं जिससे वेरियस फैक्टर अफेक्ट करते हैं, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और एफर्ट्स आते हैं। जितने ज्यादा बेटर होंगे उतनी ज्यादा ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अच्छी होगी, देन प्रॉफिट एंड ग्रोथ एंड मार्केट वैल्यू। नाउ लिंकेज ऑफ एचआर, जो लास्ट लिंकेज है वो क्या है, फाइनेंशियल आउटकम के साथ है कि एचआरएम और फर्म की परफॉर्मेंस का कैसे लिंकेज है कि ये एचआरएम की स्ट्रेटजी है। मेन जो बिजनेस स्ट्रेटजी एचआर के अंदर यूज की जाती है वो क्या है, डिफरेंशिएशन, फोकस एंड कॉस्ट। कि एक तो आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट को कम से कम करने पे फोकस कर सकते हो, एक आप नए नए प्रोडक्ट बनाने पे फोकस कर सकते हो, एक आप क्या कर सकते हो कि आप किस चीज पे वर्क कर सकते हो कि आप जो आपके कस्टमर्स है ना उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाओ। जो उनकी स्ट्रेटजी होंगी उसी के बेस पे एचआर क्या करेगी, परफॉर्म करेगी, काम करेगी। काम उन्हें क्या करना होता है, सिलेक्शन का, ट्रेनिंग का, अप्रेजल का, रिवॉर्डिंग का, रेम्युनरेशन का, इन्वॉल्वमेंट का, ये सारा काम करेगी। अब काम अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसका आउटकम कुछ तो निकलेगा ना, तो उसका एचआरएम का आउटकम आएगा कि कितना फ्लेक्सिबिलिटी है, कितनी क्वालिटी है, कितनी कमिटमेंट की उन्होंने काम किया है। इस आउटकम के बेस पे बिहेवियरल आउटकम आएगा कि जैसा उनका वो काम निकलेगा ना, मीन्स अगर आपने एफर्ट्स लगाए, आपने बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए, आपने एक्टिविटी की, उसके बेस पे जो आउटकम आया, उस आउटकम के बेस पे आप क्या होगे, अगर आपने पढ़ा था, आपको मार्क्स मिल गए तो आप मोटिवेट होगी, आपकी बेटर इन्वॉल्वमेंट होगी, कोऑपरेशन होगी। तो इसी तरीके से एचआर के अंदर जो उनका आउटकम आता है उसी बेस पे उनके बिहेवियर आउटकम आते हैं कि वो उनके मोटिवेशन में होंगे, क्योंकि अगर अच्छा आउटकम आया तो वो मोटिवेटेड रहेंगे, उनके बीच में कोऑपरेशन होगी, इन्वॉल्वमेंट होगी और ऑर्गेनाइजेशन का खुद को मेंबर समझेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की सिटीजनशिप लेंगे। देन जैसा उनका बिहेवियरल आउटकम होगा वैसा ही उनका परफॉर्मेंस आउटकम आएगा, क्योंकि जितनी मोटिवेशन के साथ आप काम करोगे, जितना मिलके काम करोगे, उतना बेटर काम होगा। तो वो किस चीज को अफेक्ट करेगा कि प्रोडक्टिविटी ज्यादा अच्छी होगी, क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बहुत मोटिवेशन के साथ, कोऑपरेशन के साथ काम कर रहे हो तो अच्छा प्रॉफिट अर्न करके लाओगे, टर्नओवर अच्छा होगा, जो कन्फ्लिक्ट है वो रिड्यूस हो जाएंगे, अब्सेंटिज्म रिड्यूस हो जाएगा, कंप्लेंट रिड्यूस हो जाएंगी और इससे हमारी क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट एंड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये लिंकेज कैसा है, एचआरएम की स्ट्रेटजी, एचआरएम की एक्टिविटीज, एचआरएम का आउटकम, उसके बेस पे बिहेवियरल आउटकम, परफॉर्मेंस आउटकम एंड फाइनेंशियल आउटकम। नाउ अप्रोचेस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ एचआर की किस तरीके से, कैसे आप इवैल्यूएशन कर सकते हो, एचआर की कैसे स्टडी करोगे कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कि वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो पहला मेथड है ऑडिट अप्रोच। ऑडिट अप्रोच का मतलब क्या है कि आप एचआर का ऑडिट करते हो। एचआर ऑडिट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में, इसमें एक पूरी थोरो वीडियो है तो आप उसको भी देख सकते हैं अगर आपको एचआर ऑडिट देखना है तो। सो एचआर ऑडिट क्या होता है, जब एक इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेक होल्डर अप्रोच भी बोल सकते हो। इसके अंदर आप क्या करते हो, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट प्रिपेयर करते हो। जितनी भी ह्यूमन रिसोर्स की एक्टिविटीज हैं, पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंटेशन है, उन सबको क्या करते हो, एग्जामाइन करते हो, उन सब के ऊपर स्टडी करते हो और एक डिटेल रिपोर्ट प्रिपेयर कर लेते हो जिसको हम बोलते हैं एचआर ऑडिट। और उसके बेस पे डिसाइड करते हो कि एचआर ने कितनी वैल्यू क्रिएट की है या वैल्यू क्रिएट नहीं की। तो वो हमारी क्या होती है, ऑडिट अप्रोच। देन एनालिटिकल अप्रोच। एनालिटिकल अप्रोच को हम यूटिलिटी अप्रोच भी बोलते हैं या फिर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी से बोल सकते हो। ये क्या करता है, जो एचआर है उसका फाइनेंशियल इवैल्यूएशन करता है। फाइनेंशियल इवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो एचआर है उस पे आपने कितनी कॉस्ट लगाई है, उसको ट्रेनिंग करने में, सेलेक्ट करने में, रेम्युनरेशन देने में आपने कितनी कॉस्ट लगाई और कितना बेनिफिट वो दे रही है। अगर बेनिफिट ज्यादा है तो इसका मतलब वैल्यू क्रिएट कर रही है, अदरवाइज वैल्यू क्रिएट नहीं कर रही। ये हमारी क्या है, एनालिटिकल अप्रोच। तो ऑडिट अप्रोच क्या है, ऑडिट अप्रोच के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी उनका एचआर है उसका ऑडिट प्रिपेयर करते हैं, एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं उनके हर एक्टिविटी को स्टडी करके। एनालिटिकल अप्रोच उनके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। देन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोच, कि इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि क्या हमें क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को स्टडी करना है या क्वालिटेटिव, यानी कि या तो हम ये देखेंगे कि कितना नंबर हमारे लिए वो लेके आई है, कितना प्रॉफिट का नंबर एचआर ने इंक्रीज किया है, या फिर हम ये भी देखें कि क्वालिटी कितनी लेके आई है। जो एचआर है उसकी वजह से रिलेशन, अगर हमारी एचआर अच्छी है तो रिलेशन अच्छे हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री में पीस रहता है, हमारी जो इंडस्ट्री उसमें कोऑपरेशन है। तो क्या ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो इंडस्ट्रियल रिलेशन, ट्रेड यूनियन, ये कॉन्सेप्ट इतने इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम सिर्फ क्वांटिटेटिव मेजर को देखते हैं तो वो वर्थलेस है एग्जामाइन करना। तभी जब हम क्वालिटी और क्वांटिटेटिव दोनों एस्पेक्ट के थ्रू स्टडी करते हैं कि एचआर कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, वो हमारी क्या होती है, सबसे वर्थफुल होती है, तभी हम एक रियल इवैल्यूएशन एचआर का कर सकते हैं।
नाउ आउटकम एंड प्रोसेस क्राइटेरिया। आउटकम क्राइटेरिया क्या कहता है, या तो आउटकम क्राइटेरिया या फिर प्रोसेस क्राइटेरिया। आउटकम का मतलब क्या होता है कि जो एंड रिजल्ट आपके पास आया है, कि एचआर मान लो 3 महीने से एचआर काम कर रही है, तो 3 महीने के बाद आपने 3 महीने की उसे एक प्रोजेक्ट दिया था, एक असाइनमेंट या टास्क आपने दिया था, तो एंड में आप देखते हो अगर वो पूरा हुआ है तो इसका मतलब उन्होंने वैल्यू क्रिएट की है, बट अगर वो इफेक्टिवली पूरा नहीं हुआ तो वैल्यू क्रिएट नहीं की। ये तो होती है आउटकम अप्रोच। प्रोसेस अप्रोच के अंदर आप क्या करते हो, प्रोसेस क्राइटेरिया के अंदर एंड होने का वेट नहीं करते। अगर 3 महीने के इंटरवल है तो हर 15 दिन में आप क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो कि क्या उसी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं, सो दैट आपने 3 महीने में 6 बार चेक कर लिया होगा, जिसके थ्रू आप एचआर को इवैल्यूएट कर सकते हो। दैट इज प्रोसेस क्राइटेरिया। देन बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड में आप क्या करते हो, 4 एस्पेक्ट पे एचआर को मेजर करते हो कि उनका लर्निंग एंड ग्रोथ कैसा है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे कस्टमर के साथ वो कितने अच्छे से डील कर रही है, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोसेस कितने अच्छे से परफॉर्म हो रही है। इन 4 बेसिस के ऊपर आप क्या करते हो, एचआर को इवैल्यूएट करते हो। देन बेंचमार्किंग मेथड क्या है, कि जो बेस्ट है आपकी इंडस्ट्री में, जो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसकी एचआर बेस्ट है, जिसकी परफॉर्मेंस बेस्ट है, उसे एज अ स्टैंडर्ड रख लेते हो और अपने एचआर के काम को उस स्टैंडर्ड के साथ क्या करते हो, कंपेयर करते हो। अगर वो स्टैंडर्ड जितना परफॉर्म कर रही है तो वो कंट्रीब्यूट कर रही है, अदरवाइज नहीं कर रही। ये क्या थी, वेरियस अप्रोचेस थी। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ एचआर इवैल्यूएशन। अगर आप एचआर को इवैल्यूएट करते हो तो उसके क्या बेनिफिट होते हैं। फर्स्ट इज इवैल्यूएशन मेक गुड इकोनॉमिक सेंस, कि आपके लिए एक इकोनॉमिक सेंस लेके आता है कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कौन से वीक एरियाज हैं, कौन से स्ट्रेंथ के एरियाज हैं, जिसके थ्रू आप क्या है, अगर आपके पास इवैल्यूएशन होगा, अगर आपने इवैल्यूएशन किया होगा तो आप अपने एम्प्लॉयज को रिजल्ट दिखा सकते हो, ये देखो ये प्रूफ है कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो आप प्रूफ के साथ बोल सकते हो। इवैल्यूएशन के थ्रू आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं जहाँ पे आपको फोकस करना है, जहाँ पे आपको वर्क करना है, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को और इंप्रूव करने की रिक्वायरमेंट है। इसके थ्रू आप क्या होता है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन एंड पोजीशन मिलता है, क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय को लगता है कि उसे इवैल्यूएट किया जा रहा है तो उसे क्या लगता है, अगर वो अच्छा हार्ड वर्किंग होगा ना तो वो चाहेगा कि इवैल्यूएट किया जाए, ताकि पता चले कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिससे उसकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन होगी और पोजीशन, आप अगर उसका प्रमोशन की रिक्वायरमेंट है तो आप उसे प्रमोशन भी दोगे। रिजल्ट फॉर मेजरमेंट, कि जो आपका ये रिजल्ट आया ना, इट एक्ट एज अ एडिशनल रिसोर्सेज, क्योंकि इसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि अगर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तो हम उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है या किसी और स्किल की रिक्वायरमेंट है वो कैसे गेन की जा सकती है, उन सब चीज़ों के लिए ये हमें क्या करता है, एज अ मेजर प्रोवाइड करता है। तो ये सब क्या है, बेनिफिट ऑफ एचआर इवैल्यूएशन। बट ऑब्स्टेकल्स क्या है एचआर इवैल्यूएशन के, कि कॉस्टलियर है, कि आपको एचआर को इवैल्यूएट करना है, अगर आपको कोई भी अप्रोच आप लो, आपको हर एस्पेक्ट की स्टडी करनी पड़ती है, तो टाइम भी कंज्यूम करता है और कॉस्टली भी होता है। लैक ऑफ टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, कि कई बार हमारी टॉप मैनेजमेंट हमें उतना सपोर्ट शो नहीं करती जितना रिक्वायर्ड है, जिसकी वजह से हम अच्छे से एचआर इवैल्यूएशन नहीं कर पाते। लैक ऑफ इवैल्यूएशन नॉलेज, अगर आपको एचआर को इवैल्यूएट करना है ना तो वो सबसे बड़ा इश्यू होता है, बिकॉज इसे हम क्या करते हैं, इसे क्वांटिटी में इवैल्यूएट नहीं किया जा सकता, ये कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, आपको ह्यूमन बीइंग को स्टडी करना है, तो ह्यूमन बीइंग को स्टडी करना बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट होता है, इसीलिए आपको एक प्रॉपर नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, और वो नॉलेज लैक होना भी हमारा क्या एक ऑब्स्टेकल है। अटेंशन टू इवैल्यूएशन इन प्रोग्राम डिज़ाइन, कि आपका जो प्रोग्राम डिज़ाइन है उसके टाइम पे आपको, इसमें क्या होता है कि हम अपने प्रोग्राम डिज़ाइन में भी कमी रख देते हैं, उसकी वजह से भी क्या होता है, एचआर इवैल्यूएशन में ऑब्स्टेकल आते हैं। फियर ऑफ इवैल्यूएशन, कि कई बार हमारे एम्प्लॉयज़ को क्या लगता है कि उन्हें इवैल्यूएट नहीं किया जाना चाहिए, अगर वो इवैल्यूएट किए जाएंगे तो उनके मन में एक फ़ियर रहता है कि अगर पता चल गया कि कहीं वो कम कर रहे हैं तो वो और ज़्यादा फियर के साथ काम करेंगे और अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो फियर ऑफ इवैल्यूएशन क्योंकि एम्प्लॉयज़ के माइंड में रहता है कि जब उन्हें इवैल्यूएट किया जा रहा होता है तब वो अच्छा करते हैं, जब इवैल्यूएट नहीं किया जा रहा होता तब वो अच्छा नहीं करते, तो ये भी क्या है, एक ऑब्स्टेकल है। देन लैक ऑफ स्टैंडर्ड, की एक बेस्ट मेजर हमारे पास नहीं है, जैसे हमने बेसिक अप्रोचेस देखी जिसके थ्रू हम एचआर इवैल्यूएशन कर सकते हैं, बट हमारे पास कोई भी बेस्ट मेजर नहीं है जिसके थ्रू हम इवैल्यूएशन करें, तो एक स्टैंडर्ड मेजर की कमी है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।